Hello everyone, welcome to Bioverse. Hope you all are doing great. So this is our first lecture and therefore I wanna give a little introduction of our class कि हमारा अब सिस्टम कैसे क्या होने वाला है. So once you are studying from my lecture, आपको उसके बाद किसी और सोर्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने अच्छे से अच्छे नोट्स अच्छी सी अच्छी NCERT की रीडिंग के बाद ही आपके एक लेक्चर को तैयार किया है. इट टेक्स अ लॉट फॉर योर वन लेक्चर सीरियसली गाइज एंड so yeah, on this short note, let's just begin our today's class. So our chapter is sexual reproduction in flowering plants. This is class 12th का पहला chapter and taking this chapter as my first chapter is a conscious decision. This is my conscious decision. Reason being कि ये chapter बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके questions बहुत easy होते हैं, पर be it your school exam या फिर your board exam और your competitive exam, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ही इजी आते हैं. तो मैंने सोचा कि जो पहला वेटेज जिसका ज़्यादा होता है हम वो कवर करते हुए चलते हैं. ऑल्सो मैं ये चैप्टर कोई एक बार में कंप्लीट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं वो कर दूँगी ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी. इंस्टेड आई विल बी कवरिंग दिस इन पार्ट्स जिससे आपका जल्दी से जल्दी कवर हो सकता है. आपको अगर किसी टॉपिक को रिवाइज करना है तो आप बस उसी टॉपिक पे जा सकते हो. आप पूरे बड़े से लेक्चर में वो टॉपिक को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करना. सो देयरफॉर आई एम कवरिंग वन पोर्शन इन वन वीडियो. ओके, आपको इसकी सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे बना के डाल दूँगी, आप उससे देख सकते हो. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. एंड ऑल्सो please forgive me if I fumble because since this is my first video I will fumble a bit. I am under confidence, so yeah, I may fumble, but kindly cooperate. Okay, so let's begin. Our chapter is sexual reproduction in flowering plants. So basically flower होता क्या है, flower में क्या क्या चीज़ होती है. फ्लावर में होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. अब ये है क्या, बोल तो दिया मैंने. सो बेसिकली कैलिक्स इज़ ग्रुप ऑफ सेपल्स. सेपल जो आप अभी मैं आपको पिक्चर से पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या क्या कहाँ पे क्या बताया है. Meanwhile, you keep in your mind कि calyx is group of sepals, corolla is group of petals. जो पंखुड़ी होती है ना फ्लावर की, that is called as petal. The androecium is male reproductive organ and gynoecium is female reproductive organ. Okay, so let me show you an image where you can clearly understand corolla, androecium, calyx and gynoecium. Or I'll just show the images just after completing one more small topic. Okay, so जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट मी टेल यू कि फ्लावर्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं. ओके, ओनली एंजियोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स का यूज़ क्या है, वेरी कॉमन थिंग. अब जैसे कि फॉर दिस जनरेशन एस्थेटिक्स आर वन ऑफ द मेजर थिंग. तो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस as well as cultural use है flower का. Also flower can be used or flower is used for conveying human emotions. This is in line of NCERT. NCERT में as it is ये दिया हुआ है. So yeah, fertilization अब एक इवेंट है, उसके पहले भी कुछ इवेंट्स हुए होंगे और उसके बाद भी कुछ इवेंट्स हुए होंगे. तो इवेंट्स विच हैव ओकर्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, तो अभी फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन इज सिंगैमी. ओके, काइंडली रिमेंबर दिस नेम. अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है, ऑफकोर्स गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दोज गैमीट्स. नो, तो गैमीटोजेनेसिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन ऑफकोर्स गैमीट्स आर फॉर्म्ड, देन दे नीड टू बी ट्रांसफर्ड, दे नीड टू बी फ्यूज्ड, देन ओनली ना फर्टिलाइजेशन विल ऑकर. देयरफॉर गैमीट ट्रांसफ़र. ओके, अभी गैमीटोजेनेसिस होता कहाँ है, तो इन मेल्स गैमीटोजेनेसिस होता है एंड्रोशियम में. सिंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज गाइनोशियम. तो मेल्स में गैमीटोजेनेसिस होगा एंड्रोशियम में. ओके, सो विद दिस वी हैव कवर्ड some basic concepts of the chapter, and let me tell you
इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे एंड्रोशियम और आई मस्ट से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम्प्लीटली. ओके, सो एंड्रोशियम होता क्या है? एंड्रोशियम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ stamen. And stamen is made up of two things, anther and filament. बच्चों, don't worry, I'll be covering NCERT images in this video only just after completing my explanation. So don't worry and focus here, okay? So stamen में क्या क्या होता है? stamen में होता है anther और filament, ठीक है? तो for your better understanding, this is just a rough figure, okay? Only and only for your understanding. So this is your stamen, let's say, okay, where this is what is known as filament and this is your anther. ठीक है, अभी जो हमारा एंथर होता है ना, दैट इज नोन टू बी बाइलोब्ड. क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो लोब दिख रहे हैं. कैन यू सी दिस लेयर? ठीक है, this is made up of connective tissue. This is made up of connective tissue connecting these two lobes, and since here are two lobes, this is called as bilobed. Okay, now these lobes, what do these lobes consist of? इन lobes के अंदर होता क्या है? So basically ये जो lobes होते हैं, इनके अंदर होते हैं 4 microsporangia, like one here, 2, 3 and 4. These lobes consist 4 microsporangia, 2 in each lobe. ठीक है, 2 microsporangia in each lobe. Okay, and these microsporangia क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ. बाय द टाइम काइंडली रिमेंबर कि एंथर इज ऑल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिनेट. Reason being, here are 4 microsporangia are present. Also, these are homogeneous. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous means they are made up of same type of tissue, that is sporogenous tissue. These all are very important questions. Kindly keep them in mind. Okay, microsporangia are made up of sporogenous tissue. Okay. Also, one very important MCQ type question is, what is the ploidy of filament and what is the ploidy of this sporogenous tissue? तो फिलामेंट की प्लॉइडी होती है 2n एंड स्पोरोजेनस टिश्यू की भी प्लॉइडी होती है 2n. काइंडली रिमेंबर. ओके, अभी हम जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की तरफ कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है. सो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज MMC. ओके, MMC is microspore mother cell. This is the short form of microspore mother cell which I will be using in the further chapter. Okay, so here are 4 microsporangia. ठीक है, 4 microsporangia, 1 in each, 2 in each lobe. ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है. इसके बाद जब हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा, सी अब ये कॉन्सेप्ट लिसन, हम क्या करने जा रहे हैं, हम अभी बाय द टाइम हम बना रहे हैं मेल गैमीट. ठीक है, तो मेल गैमीट की प्लॉइडी आइडियली क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए. लाइक सी हियर इट इज़ 2n ना, देखो यहाँ पे 2n है और यहाँ पे जो हम मेल गैमीट बना रहे हैं उसकी प्लॉइडी n होगी. क्यों? हमें n क्यों चाहिए? हम इसको 2n क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बच्चों यहाँ पे होने वाली है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में वील स्टडी इट, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा ये जैसे मेल गैमीट है और ये हमारा फीमेल गैमीट है, हम इनका मियोसिस करके जब ये n इनकी प्लॉइडी रह जाएगी, उसके बाद जब इसकी फ्यूजन होगी तब ये 2n बन जाएगा ना, तो ये नॉर्मल प्लांट रहेगा. अगर हम इसको एज इट इज़ इसमें मियोसिस माइटोसिस मान लेते हैं और उसके बाद जब इसका फ्यूजन होगा तो फिर ये क्या बनेगा? ये 4n बन जाएगा, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लांट. समझे? इसलिए इसी ट्रिक से एटलीस्ट यू रिमेंबर कि यहाँ पे मियोसिस होगा. क्यों? क्योंकि हमें उसकी प्लॉइडी आधी करनी होगी. आधी क्यों करनी होगी? क्योंकि फर्दर
प्रोसेस में एनीवे वो कंप्लीट होकर प्लॉइडी 2n बन जाएगी, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, और सबकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही बन जाएंगे बच्चों पॉलन सैक। यस, व्हाट इज दिस पॉलन सैक? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सपोज दिस इज योर माइक्रोस्पोरेंजिया और इन्हीं के अंदर होगा पॉलन सैक। इस पॉलन सैक में क्या होगा, ठीक है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलन मदर सेल। सिंस मैंने ये बात तब क्यों नहीं बताई जब मैंने ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी मैं ये पॉलन सैक से आपको कोरिलेट करके बताना चाहती थी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज पॉलन मदर सेल। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉलन और माइक्रोस्पोर इज नियरली अ सेम थिंग। ओके, आई सेड नियरली, दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम थिंग, आई सेड नियरली। ओके, तो अब जो हमारा पॉलन सैक है इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा पॉलन मदर सेल होगा या फिर हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, ठीक है। इस पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू। इसके अंदर होगा मियोसिस जिससे बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड each of ploidy level n. Now what is the meaning of tetrad? Group of 4 cell, ठीक है, each of ploidy level n। अब कैसे हुआ, ये क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल, या फिर हम दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। सी हियर इन योर एंथर वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, हियर 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 एंड हियर, ठीक है। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू अ पॉलन सैक, ठीक है। नाउ ये जो पॉलन सैक होते हैं इनके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। हियर दे हैव माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जब इनमें मियोसिस होता है उसके बाद ये बना लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये कैसे होता है, लेट मी टेल यू। सी सपोज दिस इज़ योर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस बाय द वे इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस, देयरफॉर यहाँ पे होगा मियोसिस 1, ठीक है। यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, लेट जस्ट नेम देम 1 and 2, ओके। उसके बाद होगा मियोसिस 2 और फिर बन जाएंगे यहाँ पे 4 सेल। यहाँ पे इसकी प्लॉइडी n n n एंड n ही होगी, ठीक है। जो मियोसिस 1 होता है दिस इज मोर एंड मोर सिमिलर लाइक माइटोसिस। This is more and more similar like mitosis, and this is what meiosis is. So this is a equational division, and this is a reductional division. Reason being कि यहाँ पे जो हमारा प्लॉइडी लेवल है वो 2n है ना, यहाँ पे भी 2n ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे n होगा। काइंडली कीप इट इन माइंड, ठीक है। इसका भी 2n है, इसका भी 2n है, ये डॉटर सेल ऐसा है और ये ऐसा है, समझे? आई होप यू गॉट अंडरस्टूड, ठीक है। इसके डिटेल्ड प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। अब आपको समझ आया कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने ये कैसे बने, होप यू अंडरस्टूड। और ये प्रोसेस जो हुआ कि माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन सैक डेवलप हुए, पॉलन सैक से ये माइक्रोस्पोर बने, एंड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यहाँ पे जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसको कई बार एग्जाम में एज क्लस्टर ऑफ सेल करके भी पूछा जाता है, ठीक है। सो काइंडली रिमेंबर दैट माइक्रोस्पोर टेट्राड इज नोन एज क्लस्टर ऑफ सेल। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम this microspore will get convert into, like this microspore will differentiate into
What? Pollen grain. See? तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ना, ऐसे बनता है आपका एक पॉलन ग्रेन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिख रखा है, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर हैं। 4 माइक्रोस्पोर क्यों हैं, क्योंकि एक पॉलन सैक से, अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक पॉलन सैक से 4 डॉटर सेल्स फाइनली रेडी होती हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आता है कि, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 4 पॉलन ग्रेन कैसे बने हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक पॉलन सैक से बने हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू पॉलन सैक होंगे, बट लेट मी नॉट जस्ट इंक्लूड इट हियर। सब ये आपको जो मैंने एक स्टोरी बताई है ना, ये मैंने बस ये वाली स्टोरी लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये बस एक एक माइक्रोस्पोर एंजिया की है। यहाँ पे तो 4 माइक्रोस्पोर एंजिया थे, इन सब में सेम स्टेप होगा। तो जब एक बार मियोसिस होगी इन द एंटायर एंथर या इन द एंटायर स्टेमिन, तब आपके पास कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? यस, सो आंसर विल बी 16, ओके, सिंस देयर आर 4 माइक्रोस्पोर एंजिया एंड ईच वन गिव्स 4 पॉलन ग्रेन, ओके ओके। और जब हम अपने एंथर को ट्रांसवर्सली काटते हैं ना, ट्रांसवर्सली, तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, बट दिस इज़ अ रफ इमेज। अगेन आई विल शो यू अ प्रॉपर इमेज बाय द एंड ऑफ द वीडियो, ओके। तो अब हमने चलिए एंथर के इधर उधर का तो देख लिया, पर एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, एंथर की वॉल कैसी है? हमने अभी एंथर के अंदर की स्टोरी पढ़ी है ना, एंथर के बाहर क्या चीज़ है वो लेट्स स्टडी ना, ओके। सो बेसिकली एंथर की जो वॉल्स होती है ना, वो 4 लेयर में होती हैं, वो 4 लेयर में होती हैं। और उनमें जो आउटर 3 लेयर है ना, उनका तो एक बहुत ही कॉमन सा काम होगा। आप अपने कॉमन सेंस से एक बार सोचिए, ऑफ कोर्स इट विल बी प्रोटेक्शन, क्योंकि अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है, तो प्रोटेक्शन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउटर 3 लेयर्स का फर्स्ट रोल विल बी प्रोटेक्टिव एंड द अदर विल बी एंथर डेhiscence। what is एंथर डेhiscence? जब हमने यहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन बने, तो उन पॉलन ग्रेन को रिलीज़ होने के लिए यहाँ पे एंथर डेhiscence होगा, मतलब वो कट लगेगा उसमें से छोटा सा, जिससे हमारे पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका रोल होगा। और जो हमारी आउटर मोस्ट द 4th लेयर है, सॉरी, जो हमारी इनर मोस्ट 4th लेयर है, वो तो थोड़ा अलग ही रोल प्ले करेगी ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टैपेटम, ठीक है। उसका रोल बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट वेरी वेरी यूनिक, एंड सिंस दिस इज़ वेरी यूनिक, लेट्स स्टडी दिस फर्स्ट, कि ये इनर मोस्ट लेयर तो है ही है, साथ में दिस इज़ द वन लेयर विच लाइन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पे, इसको ये सपोज दिस आर माइक्रोस्पोरेंजिया, तो यहाँ पे ये जो लेयर इसको लाइन कर रही होगी, दिस इज़ आवर टैपेटम, ओके, दिस इज आवर टैपेटम, दिस इज अ सिंगल लेयर्ड लेयर, ओके। अभी ये हम अब थोड़ा अपना कॉमन सेंस से सोचिए, सबसे पास पॉलन ग्रेन जो बनने वाला है, उसके सबसे पास लेयर कौन सी है? टैपेटम। तो ऑफ कोर्स उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? टैपेटम, ओके। नाउ अब ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन बन रहा है भाई, उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है, तो क्या अगर ये सिर्फ सिंगल न्यूक्लिएटेड होगी तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगी? ऑफ कोर्स नॉट, ये इतना नरिशमेंट तो नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। इसलिए it was just a thing to make you guys remember that tapetum is multinucleated। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। टैपेटम इज मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। रीज़न बीइंग कि कैरियोकाइनेसिस is not followed by cytokinesis। ओके और जो मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ जिक्र किया था, ये कैलेज एंजाइम का, ये भी कहाँ से आता है? टैपेटम secretes this enzyme। कैलेज एंजाइम is secreted by टैपेटम। ओके तो अब हम आगे की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट
एंड द आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज़ योर आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर यही लेयर है। ठीक है, दिस इज़ वन सेल्ड थिक, मतलब इसमें बस एक ही सेल की लेयर होती है, और दिस इट्स फंक्शन इज़ प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बार आती हैं इन योर MCQ और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न कि ये जो लेयर्स हैं इनका फंक्शन क्या है। सो काइंडली रिमेंबर कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं इनका फंक्शन तो प्रोटेक्टिव और एंथरडेसेंस में ही होता है ना। ठीक है, नाउ एंडोथीशियम। Endothecium, this is inner to epidermis, common sense, and this is again one celled thick। ये तो कुछ चीज़ें कॉमन ही हैं दोनों में, है ना, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगेन दिस इज प्रोटेक्टिव, and since I've already mentioned it has its role in anthrodescence and pollen release. Now the third layer comes and its name is middle layer। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंस व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैंने ये चीज़ क्यों बोली कंफ्यूज नहीं होना, सिंस व्हेन आई वाज स्टडिंग इसका नाम था मिडिल लेयर, तो आई यूज्ड टू थिंक कि मिडिल लेयर कम्स इन मिडिल ऑफ 2 थिंग्स। नो, आई थॉट कि मिडिल लेयर है तो इसका नाम ऐसा होगा कि किसी 2 चीज़ों के बीच में आ रहा होगा, तो फिर मुझे ये सेकेंड लेयर लगती थी, बट नो, दिस इज़ थर्ड लेयर। ठीक है, और इसमें यूनिक चीज़ क्या है, पहली चीज़ कि यहाँ पे आपने देखा कि एपिडर्मिस और एंडोथीशियम में ये वन सेल थिक थे। मैंने ये चीज़ दोनों जगह क्यों लिखी, क्योंकि जो मिडिल लेयर होती है दैट इज़ 1 to 3 लेयर थिक। ओके, इसका एक रोल तो प्रोटेक्टिव हमें याद है, पर इसका एक और रोल है जो है टू रिजर्व फूड। ठीक है, तो अब हमने इतनी कथा, इतनी मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि प्रोटेक्टिव, रिजर्व फूड, टैपिटम, दिस एंड दैट। हमने ये चीज़ें हो किसके लिए रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं बच्चों पॉलन ग्रेन के लिए। ये सब पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट और बेटामेंट प्रोवाइड करने के लिए था। तो अब ये पॉलन ग्रेन है क्या, व्हाट इज दिस पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन इज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। Pollen grain is male gametophyte. This question also comes many times कि what is male gametophyte, what is female gametophyte. So kindly remember pollen grain is male gametophyte and its ploidy level is N. ठीक है, एंड ये फॉर्म कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ऊपर बोला था यहाँ पे कहीं कि एंथर एंड pollen and microspore they are नॉट एग्जैक्ट सेम थिंग बट दे आर सेम थिंग, है ना। मैंने ऐसे ही कुछ बोला था कि दे आर सेम बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम। क्यों बोला था, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर से बनता है। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ पॉलन माइक्रोस्पोर। ओके, अब इसका आप थोड़ा सा अपना बैकअप में जाइए अपने दिमाग के और उससे याद करके मेरे को बताइए कि इसकी ओशन यहाँ पे लिखा ही हुआ था। ओके, सो आई वाज अबाउट टू आस्क कि प्लॉइडी लेवल क्या होती है इसकी, बट फाइन। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी लेवल होती है N, काइंडली रिमेंबर। ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है। N का मतलब समझते हो ना आप, ये कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, इट हैज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसका डायमीटर कितना होता है, दैट इज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज इट्स डायमीटर। कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं कि आउट ऑफ NCERT है, जैसे कि ये डेटा मेरी NCERT में तो नहीं है, तो आप इग्नोर मत करिए, बट यू नेवर नो कि कब क्या कौन सी आउट ऑफ द NCERT चीज़ पूछ लें, देन वी कैन नॉट ट्राई ऑन द एग्जामिनेशन हॉल की ये NCERT में नहीं। सो आई जस्ट want you to keep this data in your mind, like 25 to 50 micrometer. It's a simple data. Okay, so yeah, it's spherical in structure, 25 to 50 micrometer diameter. Now let us study about structure of pollen grain.
and it's quite easy, very easy. I love this structure actually. So pollen grain is double layered structure, more like this, ठीक है. And आउटर मोस्ट लेयर पे थोड़ा सा ये है, क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है. और रेदर आई शुड मेक इट हियर, ठीक है. नाउ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, external layer, external wall is called exine and internal layer is called intine, ठीक है. This is made up of cellulose and pectin, cellulose plus pectin, and your exine is made up of sporopollenin. Now this sporopollenin is something very interesting. How? Let me tell you. Because the sporopollenin is the hardest, most resistant organic compound known till date. क्या बोला मैंने? Sporopollenin most resistant organic substance known till date. Okay. And it can withstand, अभी मैंने बोला है मोस्ट रेजिस्टेंट. मोस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने ऊपर अफेक्ट ना करना, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स एनीथिंग लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली एनवायरनमेंट, एनीथिंग, ठीक है. कोई भी एंजाइम आज तक ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके या फिर इसको डाइजेस्ट कर सके. इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन है, दे कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. दे कैन बी, this is very important, this can be preserved as fossils due to sporopollen, ठीक है. exine exhibits different pattern and designs, मतलब कुछ exine अलग टाइप के होंगे, कुछ exine अलग टाइप के होंगे, ठीक है. and because of this substance, pollen grain of many species causes severe allergy. बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो सीवियर एलर्जी कर देते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मैनी, ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है. इसकी वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है. ओके. And you guys must have listened about Parthenium or carrot grass. What it is? This came to India, मतलब ये इंडिया में आई एज अ कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट, और ये पॉलन एलर्जी कॉज करती है, ठीक. मतलब जो हमारे इंडिया में जो इम्पोर्टेड वीट आया, ये उसके साथ आ गई एज अ कंटेमिनेंट, ठीक है. दिस वॉज अ कंटेमिनेंट and it causes severe allergy, ठीक है. अभी पॉलेंस, मतलब आपने देखा यहाँ पे ये कितने प्रोटेक्शन, कितने न्यूट्रिएंट्स के साथ बना है. यहाँ पे जो टेपिटम है, दिस इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होता है, एंड देयरफॉर दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. रिमेंबर, पॉलेंस आर रिच इन न्यूट्रिएंट. and therefore it is used as food supplements. जो हमारे नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा बोला जाता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, दे यूजेस पॉलन टैबलेट, पॉलन्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, जो उनकी स्पीड और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए लेते हैं, ओके, एज फूड सप्लीमेंट्स एंड सिरप्स. सो नाउ हम इस पे वापस पहुंचते हैं. तो जो हमारी इंटाइन होती है, ये कंटिन्यूस होती है, आपको दिख रही है, मैंने कहीं भी ब्रेक किया उसको नहीं किया.
पर जो हमारी एक्साइन होती है दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस। रीज़न बीइंग यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और इसको हम बोलते हैं जर्म पोर, द एरिया वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। और ये एब्सेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जर्मिनेट होगी, क्या जर्मिनेट होगी यहाँ से जर्मिनेट होगी पॉलन ट्यूब, ठीक है। ऑफ कोर्स वो इतनी रेजिस्टिव लेयर है स्पोरोपोलिन, तो पॉलन ट्यूब एक नॉर्मल चीज़ कैसे ही उसको क्रॉस करेगी। इस वजह से जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, उस जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, लाइक therefore this is non-continuous. Okay, I'm writing it in a short way. And this is very flexible, and this is thin as well. And this is outer layer, this is hard. तो अब हम जो यहाँ पे हमने आगे बात की थी कि दिस कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, ये कैसे प्रिजर्व होते हैं? ये प्रिजर्व होते हैं एज लिक्विड नाइट्रोजन, in liquid nitrogen, not as liquid nitrogen, they are preserved in liquid nitrogen at minus 196 degrees Celsius. Yes, and this process is called as cryopreservation. है ना। अब हम तो ये हम करते क्यों हैं बेसिकली, ये हम क्रायो प्रिजर्व करके पॉलेंस को, पॉलन बैंक्स होते हैं उनमें रख देते हैं, जिसके बाद जब हमें कोई स्पेसिफिक प्लांट चाहिए होता है तो हम उस हिसाब से फिर वो पॉलन ग्रेन लेते हैं, उनका फ्यूजन आर्टिफिशियली करवाते हैं, एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जब हमें कोई अपने पसंद का, अपने टाइप का प्लांट चाहिए होता है, ठीक है। तो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अ थिंग नोन एज pollen viability. ठीक है, cereals like rice, wheat and other like other families like Solanaceae family, Leguminaceae family and Rosaceae family, इन सब की वायबिलिटी अलग होती है। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब टाइम पीरियड जिसमें आपका जो पॉलन है दैट इज़ एक्टिव, अगर उस टाइम के ड्यूरेशन में उसको कोई फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेट मिल जाता है तो वो फ्यूजन कर लेगा। अगर वो टाइम क्रॉस हो गया उसके बाद वो पॉलन इनएक्टिव हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। तो इन दोनों की जो वायबिलिटी पीरियड होती है दैट इज़ ऑफ 30 मिनट्स, और इनकी जो वायबिलिटी पीरियड है दैट इज़ फॉर मंथ्स, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे जिसको नहीं पता हो तो सोलेंसे में आ जाते हैं आपके आलू और इसमें आ जाती है आपकी दाल, ठीक है। व्हाट इज़ वायबिलिटी? वायबिलिटी नहीं, वो तो मैंने बता दिया व्हाट इज़ वायबिलिटी। वायबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब बच्चा एनसीईआरटी में इसके बाद एक बहुत ही एक लाइन लिखी हुई है विच सेज कि वंस दे आर शेड, मतलब जब एक बार जो आपके पॉलन होते हैं वो एक बार शेड हो गए और अगर वो किसी स्टिग्मा पे लैंड हो गए तो वो फर्टिलाइजेशन कर देंगे, लेकिन वंस दे हैव लॉस्ट देयर वायबिलिटी उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ओके। सो दिस वीडियो आई गेस इज़ गेटिंग टू मच लॉन्ग, तो यहाँ पे हम पॉलन तक ही कवर करते हैं। जो अभी डायग्राम्स की मैंने बात की थी वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन बाय द टाइम मैंने ये जितना भी कवर किया हुआ है, अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए होते हैं, सी दिस इज़ अ रफ वन, ठीक है, ये तो रफ है, मैं आपको प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स दे सकती हूँ इन केस यू नीड देम। सो इफ़ यू नीड देम काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो जो मैंने आपको इन लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको मैंने जो फ्लावर का कोरोला, कैलिक्स वगैरह वगैरह बताया था, तो अब वो रिकॉल करिए आपके मैंने आपको क्या बताया था। कोरोला क्या होता है? कोरोला इज ग्रुप ऑफ पेटल्स, या हियर आर दीज दोज पेटल्स। तो आपके पेटल्स में जब इनका ग्रुप एक गुच्छा बन जाता है दैट इज नोन एज पेटल्स ना। एंड जो कैलिक्स जो ग्रुप ऑफ सेपल होता है, जैसे सेपल, तो जो सेपल का ग्रुप होता है दैट इज नोन एज
कैलिक्स. ओके, नाउ एंथर स्टिग्मा स्टाइल. अच्छा, ये तो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी. तो बाय द टाइम यू रिमेंबर कि ये दोनों चीज़ें होगी. और मैंने क्या बताया था, एंडोशियम और गाइनोशियम. एंडोशियम के बारे में हम अभी पढ़ ही रहे हैं. हियर दिस इज़ अ फिलामेंट. फिलामेंट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. काइंडली रिमेंबर दिस वर्ड. एंड दिस इज़ योर एंथर. जब हम इस एंथर को इसको ये जो हमारा इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायसेक्शन. जब हम इसको ऐसे डायसेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. इसके मैंने आपको बताया था नहीं, बाय लोब्ड है. वन लोब इज़ दिस एंड अदर लोब इज़ दिस. एंड देन टेट्रास्पोरेंजिनेट है ना. दिस इज़ इट्स लाइन ऑफ डेहेसेंस. ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी लेयर्स डेहेसेंस में हेल्प करती हैं. और इसके अंदर ये पॉलन सैक बनते हैं और उनके अंदर पॉलन ग्रेन बनती है. और जो मैंने आपको लेयर्स के डायग्राम दिखाए थे वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. देखिए, यहाँ पे है हमारा एपिडर्मिस. दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. देन दिस इज़ द सेकेंड लेयर. दिस इज़ एंडोथीशियम. और जो मैंने आपको बताया था जो मिडिल लेयर होता है दैट इज़ 1 to 3 लेयर्ड थिक है ना, यू कैन सी. एंड देन दिस इज टैपिटम. और ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू मैंने आपको उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बताए थे. अंदर नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बने हुए होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से. सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. अब आपको इसके आगे का लेक्चर इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बाय द टाइम. मैं आज ही शाम को शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाली हूँ जो प्लीज़ देखिएगा, जो इतने पोर्शन से बनते हैं. आई विल शो यू गाइस कि इतने से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं. तो रिवाइज़ कर लीजिएगा इतना एंड काइंडली रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली. ओके, दिस फ्रॉम योर एंडोशियम. दिस एंथर का बाद का पोर्शन कीप इन योर माइंड वेरी प्रॉपरली. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए. मैं आपको इसके अच्छे प्रॉपर वेल रिटेन नोट्स दूंगी. और आपको जो भी कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो बेसिकली जो भी आपको डाउट है. और आपको नेक्स्ट मतलब ये चैप्टर तो मैं कवर कर ही दूँगी. इन 4-5 वीडियोज़ दिस चैप्टर विल बी कवर्ड. ठीक है, आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो. या फिर कोई अगर स्पेसिफिक अलग टॉपिक है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए आप वो भी बता सकते हो. मैं वो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में डाल दूँगी. आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो. और अगर कुछ और भी हो आप मेरे को कमेंट में बताइए. आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. और या सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक इट. पढ़ते रहिए अच्छे से. इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बाय द टाइम. थैंक यू.